आज हम लोग सीबीएसई 10th क्लास का स्टार्ट करेंगे। एक वीडियो में हम आप लोगों को साइंस का बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताए थे और उसमें साइंस के बारे में हम बता दिए थे और उसके पार्ट्स के बारे में हम बता दिए थे और केमिस्ट्री स्टार्ट किए हुए थे। तो केमिस्ट्री का डिफिनीशन, उसके पार्ट्स, ये सब हम बता दिए थे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तक हम आप लोग बता दिए थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं। अब अगला आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगला क्या आता है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक आप लोगों को नहीं पढ़ना है उतना ज्यादा। तो इनऑर्गेनिक होता है क्या, कार्बन और उसके कंपाउंड को छोड़कर बाकी जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं उन सभी के बारे में हम स्टडी करते हैं इस ब्रांच में। हो गया। और इसके बाद आता है फिजिकल केमिस्ट्री। तो सारे कंपाउंड्स के बारे में जो स्टडी करते हैं उसके फिजिकल थ्योरी के बारे में, उसके यूजेज के बारे में, उसे फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। बस यही पढ़ना है आप लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग अगला टॉपिक यहाँ पे बनाएंगे नंबर 2 में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम लोग क्या बनाएंगे हुआ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है यह भी केमिस्ट्री का ही ब्रांच होता है। तो इन दिस ब्रांच क्या लिखे हुआ इन दिस branch of chemistry we study about all elements and its compound except only carbon and its compound। इसका मतलब यह एक केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि सारे एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं, सारे कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन कार्बन और उसके कंपाउंड को छोड़ देते हैं, क्योंकि कार्बन और उसके कंपाउंड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक में स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे इसका एग्जांपल दे देते हैं, जैसे यहाँ पे H2O हो गया, H2SO4 हो गया, NaCl हो गया, NaNO3 हो गया, Mg3PO4 का होल ट्वाइस हो गया। ये सारे के सारे जो है हमें इनऑर्गेनिक में स्टडी करने के लिए मिलेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फिजिकल के बारे में। तो फिजिकल अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, लेकिन हम आप लोगों को कुछ बता दे रहे हैं फिजिकल के बारे में। तो फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में आप लोगों को बता दे रहे हैं कि इन दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी स्टडी अबाउट फ्यूजन ऑफ कंपाउंड्स विद रूल एंड थ्योरी। इस ब्रांच के अंतर्गत हम जितने भी सारे कंपाउंड्स होते हैं उनका यूज हम स्टडी करते हैं, उनका यूज कैसे कैसे होता है, उनका फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है, उसका रूल क्या होता है, उसका थ्योरी क्या होता है। इस तरह से आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री हम आप लोग को बता दिए। अब यहाँ पे जो हम लोग है एक छोटा सा टॉपिक जो आप लोग 7th क्लास 8th क्लास 9th क्लास में स्टडी किए, सिर्फ उसके बारे में बहुत ही छोटा हम आपको बता दें, जैसे एटम के बारे में, तो उसका डिफिनीशन और उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स। ऐसे सिंपल हम आप लोगों को बस 5 मिनट में हम बता दे रहे हैं। उसके बाद आप लोगों का पहला चैप्टर केमिस्ट्री का हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग इतना जो हम बता दिए पढ़ा दिए अभी तक, उसको उस वीडियो को पॉज करके उसके स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग फेयर में नोट आप लोग कर लेंगे, क्योंकि कोचिंग खुलेगा तो हम आप लोग का फेयर देखेंगे, चेक करेंगे कि कंप्लीट किए हैं कि नहीं किए और अच्छा से स्टडी भी इसको करना है। तो अब हम लोग बात करते हैं एटम के बारे में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एटम के बारे में स्टडी करेंगे। एटम जो होता है या किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल होता है जिसे हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। एटम जो है उसके बारे में हम 9th क्लास बहुत ही अच्छे से स्टडी किए होंगे और हम भी आप लोगों को बताए हैं कि एटम जब स्टार्टिंग में इसका डिस्कवरी हुआ तो उस समय साइंटिस्ट ने ये पाया कि एटम इंडिविजुअल पार्टिकल है,
लेकिन बाद में और ज्यादा डिस्कवरी हुआ उसके बारे में, तो ये पता चला कि एटम जो है वो भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल के मिलने से बना है, जिसे हम लोग एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। और उसी एटॉमिक पार्टिकल को बाद में फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम के नाम से जाना गया, जो 3 तरह का होता है। ऐसा में इसके जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, एटम का छोटा पार्टिकल, वो 39 पार्ट्स में है, मतलब 39 पार्टिकल्स है, लेकिन मेनली हमें 3 ही जानना है, उससे ज्यादा नहीं जानना है। तो एटम जो है, एटम वर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ए को अलग निकाल दिया गया और TOM टॉम को अलग निकाल दिया, और ए का मीनिंग होता है नॉट और टॉम का मीनिंग होता है टेमनिंग। यह जो आया टॉम, यह आया टेमनिंग से, और यहाँ पे टेमनिंग का मीनिंग होता है टू कट। तो यहाँ पे देखा गया नॉट टू कट, इसका मतलब एटम को हम नहीं काट सकते हैं। तो इन दोनों के मिलाकर एक वर्ड मिला हमें, जिसे हम लोग कहते हैं एटम, जो ओल्ड फ्रेंच यहाँ से लिया गया। और एटम का मीनिंग होता है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, इसका मतलब अविभाज्य होता है, जो डिवाइड नहीं हो सके, और इसी एटम से एटम मिला। और ये एटम नाम किसने रखा था? वो थे महर्षि कर्नाड। उनका नाम क्या था? महर्षि कर्नाड, यही नाम था। यह एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही नाम रखा, इन्होंने नाम नहीं रखा। एटम का एक और नाम हुआ, एटम का एक और नाम हुआ जिसे हम लोग परमाणु कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हुआ परमाणु कहते हैं। और ये नाम रखे थे महर्षि कर्नाड, नाम रखे थे। किसने नाम रखा था? महर्षि कर्नाड, यही नाम रखे थे। ठीक है, अब यहाँ पे इतना तो स्टडी हम लोग किए। अब जानेंगे एटम का डिफिनीशन की एटम का डिफिनीशन क्या होता है। एटम जो होता है, एटम न्यूट्रल पार्टिकल होता है, लेकिन यह रिएक्शन में भाग लेता है, नेचर में फ्री रूप से नहीं पाया जाता है। बस इसी को लिख लीजिए कि किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो अविभाज्य कण हो, वह नेचर में फ्री रूप से नहीं पाया जाता हो, लेकिन रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेता हो, उसे हम एटम कहते हैं। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, लोग स्क्रीनशॉट लेकर। अब हम लोग एटम का डिफिनीशन यहाँ पढ़ेंगे कि एटम का डिफिनीशन क्या होगा। तो यहाँ पे जानेंगे हम लोग एटम का डिफिनीशन। तो एटम जो होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of substance which is indivisible and can't get free in nature but participate in any chemical reaction, is called atom. लिखा है the smallest particle of substance which is indivisible, इसका मतलब किसी सब्सटेंस का सबसे सूक्ष्म भाग, सबसे सूक्ष्म कण जो इंडिविजुअल हो, अविभाज्य हो, सब डिवाइड नहीं कर सके, एंड कांट गेट फ्री इन नेचर, और नेचर में फ्री रूप से नहीं पाया जाता हो, बट लेकिन पार्टिसिपेट इन एनी केमिकल रिएक्शन, लेकिन किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेता है, इज कॉल्ड एटम। उसे हम लोग क्या कहते हैं? हुआ एटम कहते हैं। तो दैट इज यहाँ पे निकल गया क्या? एक ऑब्जर्वेशन निकला एटम के बारे में। एटम के बारे में पहला स्टेटमेंट लिखना इंडिविजुअल, क्या है? यह अविभाज्य है। यह हो जाएगा कांट गेट फ्री इन नेचर, कांट गेट फ्री इन नेचर, या नेचर में नहीं पाया जाता हो। और यहाँ पे क्या होगा? टेक पार्टिसिपेट
इन रिएक्शन में भाग यह लेता है। ये एक और ऑब्जर्वेशन निकल गया यहाँ पे, नॉट टू कट, जिसे हम काट नहीं सकते। एक और ऑब्जर्वेशन यहाँ पे निकल गया, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, क्या निकला हुआ, स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो गया ऑफ सब्सटेंस। यह सब्सटेंस का सबसे छोटा कण होता है, यह निकला एटम के बारे में। अगर पूछा जाए कि एटम का साइज क्या होता है, तो ये साइज इसका अनलिमिटेड होता है, क्योंकि एटम बहुत सारे का होता है। हाँ, तो यहाँ पे एवरेज साइज यहाँ पे निकाला गया, तो यहाँ पे लिखेंगे साइज ऑफ एन एटम इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर। उसका साइज कितना होता है, 10 टू द पावर -9 मीटर। अब यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग जानते हैं 10 टू द पावर -9 मीटर जो होता है, यह किसके बराबर होता है, यह होता है हुआ 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन भी तो लिख सकते हैं, 1 नैनोमीटर बराबर 1/10⁹ मीटर, या इसी को हम लोग लिख देंगे 10⁻⁹ मीटर। तो एटम का साइज कितना होता है, इतना 10⁻⁹ मीटर या 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। इसके स्क्रीनशॉट लीजिए लोग और उतार लीजिएगा। अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे कि एटम के बारे में जब बाद में और ज्यादा डिस्कवरी होने लगा, तो उसके बारे में ये पता चला कि एटम डिविजिबल है, विभाज्य है। तो एटम विभाज्य है, तो कुछ पार्टिकल्स में डिवाइड हुआ, तो बहुत सारे पार्टिकल्स यहाँ पे मिले, लेकिन 3 तो फंडामेंटल पार्टिकल्स हमें मिला, जो हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे एटॉमिक पार्टिकल, या इसी को हम लोग कहते हैं क्या हुआ, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। एटॉमिक पार्टिकल्स या फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। तो यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले किसे कहते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एटम is made up of many smallest particles which are called atomic particle, but there are three main particles which are called fundamental particles of एटम, जो एटम का फंडामेंटल पार्टिकल्स कहलाता है। अब वो कौन कौन सा होता है, तो एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल जो आप लोग 9th क्लास में जानते हैं, क्या होता है, हाँ, जिसे हम लोग किसी से इंडिकेट करते हैं, पी से। नंबर 2 में क्या होगा, हाँ, इलेक्ट्रॉन, जिसे हम लोग किसी से इंडिकेट करते हैं, ई से। और नंबर 3 में क्या होगा, न्यूट्रॉन हुआ, जिसे हम लोग स्मॉल n से इंडिकेट करते हैं। अब p जो होता है, इनका पहला स्टेटमेंट हो जाएगा, यह पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, और ये दूसरा स्टेटमेंट होगा क्या, यह न्यूक्लियस में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, हुआ न्यूक्लियस में रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे की खबर है इलेक्ट्रॉन का पहला स्टेटमेंट होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिव चार्ज रखता है। कौन सा रखता हुआ, निगेटिव चार्ज, इसको भी डी लगा देते हैं, पॉजिटिव चार्ज। नंबर सेकंड स्टेटमेंट कि यह जो होता है यह ऑर्बिट पे रहता है, यह कहाँ रहता है, ऑर्बिट पे रहता है। एन जो होता है इनका पहला स्टेटमेंट कि यह न्यूट्रल होता है, इसका मतलब कोई भी चार्ज नहीं रहता है। नंबर सेकंड स्टेटमेंट यह भी न्यूक्लियस में ही रहता है, p के साथ रहता है।
आगे समझ आ गया होगा, ये तीनों हो गए। तो इसको शॉर्टकट याद करने के लिए पेन, पी ई एन, पेन पी ई एन हो गया। अब यहाँ पे हम लोग छोटा सा इसके पार्टिकल थोड़ा और जानेंगे, और वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो आप लोग 9th में बहुत अच्छा से स्टडी किए थे, तो वही हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे थोड़ा सा। तो जब स्ट्रक्चर की डिस्कवरी हुई थी, स्ट्रक्चर तो बहुत सारा मिला, लेकिन उसमें से मेनली आप लोग को एक ही स्ट्रक्चर जानना है जो स्फेरिकल, लेकिन आप लोग आगे सीधे जाएंगे तो वहां पे स्ट्रक्चर इसके अधिको गरीब वहां मिलेंगे, सिंगल नंबर, डबल नंबर, स्फेरिकल, ओवल, कॉम्प्लेक्स, बहुत सारा सेट मिलेगा जो आगे आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर हम टॉपिक बनाएंगे हुआ क्या, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम की संरचना। तो एटम जो है, एटम का स्ट्रक्चर ऐसे बनाया गया, ये 9th में पढ़ाया था आप लोगों को, याद कीजिए, ये एटम की संरचना बनाया गया। और उसमें ये देखा गया इसके बीच वाले भाग को न्यूक्लियस कहा गया। जैसे मान लेते हैं कि ये बीच वाला भाग हो गया, इसे न्यूक्लियस कहा गया, इस पार्ट को उन्होंने क्या कहा, न्यूक्लियस कहा। ये जो है यह ऑर्बिट कहलाता है, इसे ऑर्बिट कह दिया। ऑर्बिट बोलिए तो, या एनर्जी लेवल बोलिए तो, एनर्जी लेवल, या इसी को आप लोग स्टेशनरी स्टेट बोलिए तो, स्टेशनरी स्टेट कुछ भी बोल सकते हैं इसको, या इसको स्केल भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये बीच वाले भाग को ऑर्बिटल कहा गया, क्या कहा गया, ऑर्बिटल, या इसी को सब सेल के नाम से जानते हैं, सब सेल के नाम से जानते हैं इसे, ठीक है। सब सेल का स्पेलिंग आप लोग इसको देख लीजिएगा, एस एस रहेगा कि सी रहेगा, तो सब इसका है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये बीच वाले भाग को न्यूक्लियस कहा, इसे ऑर्बिट, ऑर्बिट कहा गया। अब बीच वाले भाग में पॉजिटिव चार्ज रखा गया, और इसी में ही कहा गया कि पी रहता है, एन रहता है, पी रहता है, एन रहता है। तो P के ऊपर, इसी न्यूक्लियस के अंदर में P रहता है और क्या रहता है, N रहता है। P के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, N के ऊपर कोई नहीं चार्ज, तो यही ना पॉजिटिव चार्ज ना रहेगा यहाँ पे। और ये जो ऑर्बिट ये पूरा बनाया है, इस पे इलेक्ट्रॉन रहता है, इस पे क्या रहता हुआ, इलेक्ट्रॉन रहता है, और इसके ऊपर कौन सा रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है। और यह जो है ये पहला ऑर्बिट है, तो इससे फर्स्ट ऑर्बिट कहा गया, क्या कहा गया, फर्स्ट ऑर्बिट, यहाँ पे लिख लेंगे फर्स्ट ऑर्बिट। ये दूसरा ऑर्बिट है, तो इसे कहा गया सेकेंड ऑर्बिट। ये तीसरा ऑर्बिट है, तो इसे कहा गया थर्ड ऑर्बिट। ये चौथा ऑर्बिट है, इसे कहा गया फोर्थ ऑर्बिट। इसका नाम दिया गया, फर्स्ट ऑर्बिट को कहा गया के, सेकेंड ऑर्बिट को कहा गया एल, थर्ड ऑर्बिट को कहा गया एम, फोर्थ ऑर्बिट को कहा गया एन, ठीक है। अब ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, अब कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो फर्स्ट ऑर्बिट पे हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकेंड ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, थर्ड ऑर्बिट पे 18 होता है रूल, लेकिन अभी आपके लिए 8 ही इलेक्ट्रॉन रखा जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन रखा जाएगा, और फोर्थ पे 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अभी हम लोग इतना जानेंगे इसके बारे में कि 18 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन 8 ही लगते हैं, क्यों, तो अपाउंड सिद्धांत के माध्यम से आईएससी में आप लोग को मिलेगा, तो उसमें हम आपको बताएंगे, ठीक है। इतना तो हो गया कंप्लीट। अब इस तरह से हम लोग एटम के बारे में स्टडी कर लिए, तो अब हम लोग मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। एक बात है ना कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड आर मेड बाय एटम, इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सभी के सभी एटम के मिलने से ही बना है। तो उसको नोट में लिख लेंगे, आपको अच्छा रहेगा, नोट में लिख लेंगे all substances are made up of atom, जितने भी सब्सटेंस है सभी के सभी एटम के मिलने से बना है। बस इतना जानिए, किसी भी सब्सटेंस को हम डिवाइड करेंगे तो उसका सबसे छोटा सा पार्टिकल जो बचेगा
उसी को हम लोग एटम कह देंगे। वो क्या कहलाएगा? एटम कहलाएगा। तो एटम के बारे में इतना जान के आप लोग बहुत है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे। इसको उतारिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो एक मोल्स वर्ड होता है जिसका मीनिंग मास होता है, और इसी मोल से मॉलिक्यूला लिया गया, और इसी मॉलिक्यूला से मॉलिक्यूल लिया गया है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस व्हिच आर गेट इन फ्री स्टेट या नेचर बट कांट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। मॉलिक्यूल्स किसी भी सब्सटेंस के एक छोटा सा पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जो फ्री स्टेट में तो नहीं पाया जाता है, लेकिन यह फ्री स्टेट में पाया जाता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। एग्जांपल में H2 हो गया, O2 हो गया, CO2 हो गया, HCl हो गया, कीटोन हो गया, एसिड हो गया, एक्सेट्रा। अब यहाँ पे बात करते हैं टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स की। तो इसके मेनली दो तरह के होते हैं टाइप्स, एक होता है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, एक होता है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इसके बहुत सारे होते हैं टाइप, लेकिन दो ही जानना है, ठीक है। तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होता है जिसमें सिर्फ एक ही एटम हो, उसे मोनो एटॉमिक कहते हैं। एग्जांपल में यहाँ पे हम बात करते हैं कि जितने भी सारे एलिमेंट होते हैं, उस एलिमेंट को हम लोग मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम एक्सेट्रा। ये सभी के सभी मोनो एटॉमिक यहाँ पे है, क्योंकि हाइड्रोजन एक है कि दो है, एक ही हाइड्रोजन है, तो एक एटम है हाइड्रोजन का, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हीलियम का एक एटम है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। लिथियम का एक एटम है, Li, लिथियम का एक एटम है, तो उसे हम लोग मोनो एटॉमिक कहेंगे। वैसा ही ये सारे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है। अगर हम ऑक्सीजन को O2 लिख दे, मतलब ऑक्सीजन दो होता, लेकिन यहाँ पे O लिखते हैं केवल, तो ऑक्सीजन एक ही है, तो इसे हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे। और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है कि इसमें आ जाते हैं कंपाउंड आ जाते हैं। क्या आते हुआ? इसमें कंपाउंड्स आ जाते हैं। एग्जांपल के रूप में एक सभी एटम होना चाहिए, जैसे H लिखा है यहाँ पे H2 हो जाएगा, O होगा तो O2 हो जाएगा, H8 हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा, NaCl हो जाएगा, etc। इसमें देख रहे हैं एक सभी एटम है, हाइड्रोजन के दो एटम है, पॉली एटॉमिक। यहाँ पे पॉली का मीनिंग ही होता है बहुत सारा, एक से अधिक। अब मोनो का मीनिंग होता है एक है। तो पॉली एटॉमिक में H2 हो गया, हाइड्रोजन का दो है, ऑक्सीजन के दो एटम है, सल्फर के 8 एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम, सल्फर के 1 एटम, ऑक्सीजन के 4 एटम। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे कितना हुआ? 2 1 3 और 4 7 हुआ। तो ये हो गया पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और इसी को हम एटॉमिसिटी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? एटॉमिसिटी कहते हैं। तो हो गया। तो मॉलिक्यूल्स के बारे में हमें इतना ही जानना है। ये आप लोगों को 9th क्लास में बहुत अच्छा से बता चुके थे, पूरा डीपली हम बताए हुए थे, लेकिन ये 10th है, तो इसमें आप लोगों को थोड़ा सा जानना है, और फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि रिएक्शन के लिए हमें कुछ एलिमेंट्स को याद करना होगा। तो यहाँ पे हम जैसे लिखते हैं सम एलिमेंट्स नेम, ऐसा ही हेडिंग आप लोग भी अपने घर बनाइएगा लोग। और एटॉमिक नंबर आप लिखिएगा फॉर एलिमेंट्स नेम, फिर सिंबल, फिर मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर जैसे 1 2 3 4 5 सीक्वेंस में सीक्वेंस आता है, जो आप लोगों को 7 8 9 में लिखाया गया होगा, तो हम भी लिखाए हैं 9 में आप लोगों को। और एलिमेंट्स नेम जो है जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये आप लोगों को लिखना है। तो इसका सिंबल जैसे हो गया HHELI, सब सीक्वेंस एक सामने सामने लिखना है, और उसका मास बेस भी सामने सामने लिखना है। 1 से लेके 20 तक, कैल्शियम तक, हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक आप लोगों को इसी सीक्वेंस में लिख लेना है। अपने पीयर की कॉपी में हम चेक करेंगे, और उसके बाद हम लोग आयंस के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। आयन जो होते हैं, कोई भी चार्ज पार्टिकल को हम लोग आयन कहते हैं। किसी भी एटम को ऊपर चार्ज अगर लगा दे तो वो आयन के रूप में बदल जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने से या गेन करने से वो चार्ज पार्टिकल कहा जाता है। भाई इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, देता है, तो पॉजिटिव आयन कहलाता है।
अगर इलेक्ट्रॉन को लेता है तो निगेटिव आयन कहलाता है। हाँ, तो यहाँ पे हम एग्जांपल में लिख दिए हैं, ये सब पॉजिटिव आयन है, ये निगेटिव आयन है, ठीक है। टाइप्स ऑफ आयंस, आयंस दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव आयन और एक होता है निगेटिव आयन। तो यहाँ कुछ पॉजिटिव आयंस के एग्जांपल्स हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। इस तरह से आप लोग 30 टू पॉजिटिव आयन लिखेंगे कॉपी में, हम चेक करेंगे क्वेश्चन मिलेगा तब। और उसके बाद जैसे 30 टू आप लोगों को निगेटिव आयंस लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखें H पॉजिटिव 1 हाइड्रोजन आयन, Na पॉजिटिव 1 लिथियम आयन, Na पॉजिटिव 1 सोडियम आयन, Mg पॉजिटिव 2 मैग्नीशियम आयन। वैसे निगेटिव का लिखें H-1 हाइड्राइड आयन, I-1 आयोडाइड आयन, SO4-2 सल्फेट आयन, PO4-3 फॉस्फेट आयन। ऐसे ऐसे आप लोगों को 30 टू लिखना है, तब जाके आप लोगों का यह बेसिक कॉन्सेप्ट समाप्त होगा। और कंपाउंड बनाने आप लोगों को आता है, वो भी आप लोगों को बता दे रहे हैं हम। अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स की बात हम लोग करते हैं। आयंस नेम याद रहेगा तभी कंपाउंड आप लोग बना सकते हैं। तो इसका रूल हम जानेंगे। जैसे मान लेते हैं एक आयन है, बी भी क्या एक आयन है, तो एक पॉजिटिव आयन है, बी निगेटिव आयन है। तो ए के ऊपर जो आवेश है, चार्ज है पॉजिटिव 1 है और बी के ऊपर निगेटिव 1 है। तो ए का चार्ज हम नीचे लिख दिए, बी का चार्ज नीचे लिख दिए। अब देख रहे हैं कि दोनों चार्ज आपस में इक्वल है कि नहीं, इक्वल है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा और ए बी आपस में मिल जाएगा। अगर चार्ज इक्वल हो तो चार्ज हट जाएगा और दोनों एलिमेंट आपस में मिल जाएंगे। सेकंड नंबर ए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, बी निगेटिव चार्ज है। ए के ऊपर पॉजिटिव 2 है, बी के ऊपर निगेटिव 2 है। तो ए का जो चार्ज है और बी का चार्ज है उसका नंबर बराबर है कि नहीं, इक्वल है, तो दोनों हो जाएगा कैंसिल और ए बच गया, बी बच गया, मिल गया आपस में। वैसे यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और बी एक निगेटिव है चार्ज। तो ए के ऊपर पॉजिटिव 2 है, बी के ऊपर निगेटिव 3 है। तो क्या दोनों चार्ज इक्वल है, नहीं इक्वल है। तो ए अपना चार्ज क्या करेगा, बी को दे देगा और बी अपना चार्ज ए को दे देगा। तो ए के साथ बी का चार्ज आएगा, तो ए के साथ लेगा 3 और बी के साथ लेगा 2, तो A 3 B2 हो गया। एग्जांपल देते हैं, जैसे हमें सोडियम सल्फेट एक कंपाउंड बनाना है, तो सोडियम का क्या होता है, सोडियम आयन होता है। तो सोडियम आयन एक पॉजिटिव 1 होता है, सल्फेट आयन SO4-2 होता है। तो सोडियम के ऊपर एक चार्ज है और सल्फेट के ऊपर 2 चार्ज है, तो ये 2 सोडियम को दे देगा और सोडियम एक अपना सल्फेट को दे देगा। तो Na2 बन जाएगा, Na2SO4 बन गया। वैसे यहाँ पर मैग्नीशियम फॉस्फेट की बात करते हैं, तो Mg के ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज है और PO4 के ऊपर -3 चार्ज है। तो ये दोनों चार्ज क्या इक्वल है, नहीं इक्वल है। इसके ऊपर 2 है, इसके ऊपर 3 है, इक्वल थोड़े नहीं है। तो ये 2 कहां जाएगा, यहां पे आ जाएगा और ये 3 कहां पे जाएगा, यहां पे आ जाएगा। तो ये बन गया Mg3 PO4 बन गया। आ गया समझ में आप लोगों को। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे एल्युमिनियम फॉस्फाइड होता है, तो एल्युमिनियम आयन होता है और फॉस्फाइड आयन होता है। तो एल्युमिनियम के ऊपर पॉजिटिव 3 होता है और फॉस्फाइड के ऊपर नेगेटिव 3 होता है। तो दोनों इक्वल है कि नहीं, तो दोनों चार्ज कैंसिल हो जाएगा और AlPO3 बच गया, लिख दिए। अब इस पे आ जाएगा, आप लोगों को होमवर्क देते हैं, होमवर्क भी बनाना है। हम यहाँ पे आप लोगों को कुछ कंपाउंड्स नेम यहाँ पे दिए हुए हैं 1 से लेकर 15 तक। इसका केमिकल फॉर्मूला हम जैसे एग्जांपल में आप लोगों को बनाकर बताएं, वैसा ही आप लोगों को भी ये क्वेश्चन बनाना है। ये आप लोगों का होमवर्क हो गया। इस तरह से बेसिक नॉलेज हम लोग समाप्त कर दिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रिएक्शन के बारे में। तो ये आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए लोग और सब्सक्राइब भी आप लोग कीजिए लोग, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब होने से हम लोग की हौसला बढ़ती है कि हाँ स्टूडेंट सब इसको देख रहे हैं, तो हम लोग और अच्छा से इसको बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग अपना सिलेबस कल से स्टार्ट करेंगे। ये बेसिक समाप्त हुआ।